आरक्षण की पूरी कहानी, हक, बराबरी और विरोध के बीच भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बहस। एक सरकारी दफ्तर में एक कुर्सी खाली है। सवाल छोटा है, उस कुर्सी पर कौन बैठेगा? लेकिन इस सवाल के पीछे भारत के सामाजिक इतिहास की एक बहुत लंबी कहानी छिपी हुई है। क्योंकि अगर किसी समाज के कुछ वर्गों को सदियों तक शिक्षा, सरकारी व्यवस्था और निर्णय लेने वाली संस्थाओं में बराबर जगह नहीं मिली हो, तो आज़ादी के बाद सिर्फ यह कह देना कि अब सब बराबर है, क्या वास्तव में काफ़ी था? या फिर उन लोगों को व्यवस्था के भीतर जगह देने के लिए कोई विशेष रास्ता बनाना जरूरी था? यहीं से शुरुआत होती है भारत में आरक्षण की कहानी। लेकिन रुकिए, आरक्षण की कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि किसे कितने प्रतिशत सीट मिली। इसके पीछे एक पूरा इतिहास है। एक तरफ है सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का सवाल, दूसरी तरफ है मेरिट और समान अवसर का सवाल। कहीं आर्थिक कमजोरी का सवाल है तो कहीं जातिगत भेदभाव का। कहीं यह सवाल है कि आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद तक पहुंचाया है या नहीं, और कहीं यह सवाल है कि आरक्षण की वजह से किसी दूसरे वर्ग के अवसर कम हो रहे हैं। यानी सवाल बहुत सारे हैं और जवाब भी एक नहीं है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम किसी एक पक्ष का नारा लेकर नहीं चलेंगे। हम पूरी कहानी को शुरुआत से वर्तमान तक समझेंगे। हम पीछे जाएंगे 1902 तक, देखेंगे कि छत्रपति साहू महाराज ने सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था क्यों शुरू की। फिर पहुंचेंगे 1932 के कम्युनल अवार्ड और पूना पैक्ट तक। समझेंगे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर इतना बड़ा विवाद क्यों हुआ। फिर आएगा 1950 का संविधान। देखेंगे कि संविधान ने समानता के साथ साथ वंचित वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का रास्ता क्यों बनाया। फिर आएगा 1951 का पहला संविधान संशोधन। उसके बाद शुरू होगी ओबीसी की कहानी, काका कालेकर आयोग से लेकर मंडल आयोग तक। फिर आएगा 1990, मंडल आयोग लागू हुआ, देश के विश्वविद्यालयों और सड़कों पर आंदोलन हुए और आरक्षण पहली बार इतने बड़े राष्ट्रीय राजनीतिक संघर्ष के केंद्र में आ गया। फिर हम पहुंचेंगे 1932 के इंदिरा साहनी फैसले तक। यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखते हुए 50% की सीमा और क्रीमी लेयर जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं पर दिशा तय की। इसके बाद कहानी सिर्फ सरकारी नौकरियों तक सीमित नहीं रही। हम समझेंगे प्रमोशन में आरक्षण कैसे आया, अलग वैकेंसीज के लिए क्या बदलाव हुए, उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण कैसे लागू हुआ, और फिर आएगा एक नया अध्याय 2019 का ईडब्ल्यूएस, यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% का आरक्षण। फिर सवाल उठा, अगर ईडब्ल्यूएस भी जुड़ गया तो 50% की सीमा का क्या होगा। यह सवाल सुप्रीम कोर्ट तक गया और 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस की व्यवस्था को बरकरार रखा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब सवाल उठने लगा कि आरक्षण का लाभ हर उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है जिसके लिए वह व्यवस्था बनाई गई थी। यहीं से शुरू हुई ओबीसी के भीतर सब कैटेगराइजेशन की बहस। फिर 2024 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एससी के भीतर सब क्लासिफिकेशन का सवाल भी नए तरीके से सामने आया। और फिर आता है सबसे संवेदनशील बवाल, क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी में क्यों? क्या एससी एसटी में भी आर्थिक और सामाजिक रूप से आगे निकल चुके परिवारों के लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, या जातिगत भेदभाव की वास्तविकता को देखते हुए ऐसा करना उचित नहीं होगा? इस सवाल पर समाज के अलग अलग वर्गों की राय बिल्कुल अलग है। और अब हम आएंगे अगस्त 2026 में दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर उठी नई आवाजों तक, जहां कुछ प्रदर्शनकारी आरक्षण व्यवस्था को खत्म करने या उसमें बड़े सुधार की मांग कर रहे हैं। आर्थिक आधार को ज्यादा महत्व देने की बात हो रही है, क्रीमी लेयर की बहस है, आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा की मांग है। दूसरी तरफ दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से जुड़े लोग सवाल उठा रहे हैं कि अगर सामाजिक असमानता अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है तो आरक्षण खत्म कैसे किया जा सकता है। सामान्य वर्ग का युवा पूछ रहा है, मैं गरीब हूँ, मैंने भी मेहनत की है, फिर सिर्फ मेरी जाति के कारण मेरे अवसर क्यों कम हो? ओबीसी के भीतर कुछ समूह पूछ रहे हैं, अगर आरक्षण हमारे लिए है तो इसका लाभ हम में से सबसे पिछड़े तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? और एससी एसटी समाज की तरफ से सवाल उठता है कि आर्थिक रूप से आगे बढ़ जाना जातिगत भेदभाव को पूरी तरह खत्म कर देता है। यानी आज की आरक्षण की बहस सिर्फ एससी बनाम जनरल नहीं है, सिर्फ ओबीसी बनाम जनरल भी नहीं है, बल्कि यह बहस कई स्तरों पर चल रही है। जाति बनाम आर्थिक आधार, समानता बनाम सामाजिक न्याय, मेरिट बनाम प्रतिनिधित्व, व्यक्तिगत अवसर बनाम ऐतिहासिक असमानता, और सबसे महत्वपूर्ण, आरक्षण खत्म किए जाएं या उसे समय के साथ सुधारा जाए। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों को समझेंगे, बिना किसी जाति को निशाना बनाए, बिना किसी समुदाय को दोषी ठहराए और बिना किसी राजनीतिक दल के पक्ष में खड़े हुए, तथ्यों के साथ, इतिहास के साथ, संविधान के साथ और सबसे जरूरी आम आदमी के उदाहरणों के साथ। क्योंकि आखिर में यह सिर्फ संविधान की किताब का विषय नहीं है, यह उस युवा का सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहा है, उस छात्र का सवाल है जो कॉलेज में प्रवेश चाहता है, उस परिवार का सवाल है जो पीढ़ियों से पीछे रहा है, और उस परिवार का भी सवाल है जो आज खुद को अवसरों की कमी से जूझता हुआ महसूस करता है। इसलिए पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि हो सकता है वीडियो के अंत तक आपका सवाल वही रहे, लेकिन शायद उस सवाल को देखने का आपका नजरिया बदल जाए। तो चलिए
नारे से नहीं, विरोध से नहीं, समर्थन से नहीं, बल्कि इतिहास के उस मोड़ से शुरुआत करते हैं जहां भारत में प्रतिनिधित्व और विशेष अवसर की यह कहानी पहली बार आकार लेने लगी थी। यह है आरक्षण की पूरी कहानी, हक, बराबरी और विरोध के बीच भारत की सबसे बड़ी सामाजिक बहस। पार्ट 1, आरक्षण की जरूरत आखिर पड़ी क्यों? भारत का समाज हजारों वर्षों से अलग अलग सामाजिक समूहों और जातियों में बटा। इस व्यवस्था में कुछ समूहों को शिक्षा, जमीन, प्रशासन और सामाजिक प्रतिष्ठा के ज्यादा अवसर मिले। कुछ समूह ऐसे भी रहे जिन्हें लंबे समय तक शिक्षा और सार्वजनिक जीवन से दूर रखा गया। और दलित तथा आदिवासी समुदायों के एक बड़े हिस्से को तो सामाजिक भेदभाव और अछूत जैसी अमानवीय परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। इसलिए संविधान बनाने वालों के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या केवल यह कह देना काफी है कि सब बराबर है, या उन लोगों को आगे लाने के लिए कुछ विशेष व्यवस्था भी करनी होगी जिन्हें इतिहास में बराबरी का अवसर नहीं मिला? संविधान निर्माताओं ने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, आरक्षण का मूल उद्देश्य केवल गरीबी हटाना नहीं था। इसका एक बड़ा उद्देश्य था ऐसे सामाजिक समूहों को प्रतिनिधित्व और अवसर देना जो ऐतिहासिक रूप से पीछे रह गए थे। यानी आरक्षण की मूल बहस में सिर्फ पैसा नहीं था, उसमें सामाजिक पिछड़ापन, प्रतिनिधित्व और अवसरों की असमानता भी थी। पार्ट 2, आजादी से पहले ही शुरू हो चुकी थी कहानी। बहुत लोग सोचते थे कि आरक्षण 1950 में अचानक संविधान के साथ पैदा हुआ। ऐसा नहीं है। आजादी से पहले ही भारत के अलग अलग हिस्सों में पिछड़े समूहों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में प्रतिनिधित्व देने के प्रयोग शुरू हो चुके थे। उदाहरण के लिए कोल्हापुर के शासक छत्रपति साहू महाराज ने 1902 में पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की थी। मद्रास प्रेसिडेंसी में भी सामुदायिक प्रतिनिधित्व को लेकर व्यवस्थाएं विकसित हुई। फिर आया 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने कम्युनल अवार्ड दिया। इसमें दलितों के लिए अलग निर्वाचक मंडल यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान किया गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके समर्थक थे। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया। इसके बाद हुआ पूना पैक्ट। गांधी और अंबेडकर के बीच समझौते के बाद अलग निर्वाचक मंडल की जगह संयुक्त निर्वाचन व्यवस्था में दलितों के लिए आरक्षित सीटों का रास्ता बना। यहीं से एक महत्वपूर्ण सिद्धांत सामने आया, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए विशेष व्यवस्था। पार्ट 3, संविधान आया और आरक्षण को संवैधानिक अधिकार मिला। अब कहानी आती है 1950 पर। भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान ने एक तरफ कहा कानून की नज़र में सब बराबर हैं, लेकिन दूसरी तरफ यह भी समझा गया कि केवल औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं है। इसलिए संविधान में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 इसी बहस के महत्वपूर्ण केंद्र बने। SC और ST के लिए संसद और विधानसभाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था की गई, लेकिन उस समय एक महत्वपूर्ण सोच थी, यह व्यवस्था अस्थायी नहीं होगी। राजनीतिक आरक्षण के मामले में संविधान ने शुरुआत से 10 वर्ष की अवधि रखी थी, लेकिन हर 10 वर्ष बाद संसद ने इसे आगे बढ़ाया और यही दिखाता है कि भारत में आरक्षण की कहानी खत्म होने की बजाय लगातार बदलती रही। पार्ट 4, पहला बड़ा बदलाव। 1951 में अब कहानी में पहला बड़ा मोड़ आता है। 1951 में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और आरक्षण से जुड़े विवादों के बाद संविधान में पहला संशोधन किया गया। अनुच्छेद 15 में नया प्रावधान जोड़ा गया, जिसने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों तथा SC/ST के लिए विशेष प्रावधानों का संवैधानिक रास्ता मजबूत किया। यानी पहली बात साफ हो गई, भारत का संविधान केवल समान अवसर की बात नहीं करेगा, बल्कि वास्तविक असमानता कम करने के लिए विशेष उपाय की अनुमति भी देगा। पार्ट 5, फिर आया OBC का सवाल। अब एक नया सवाल उठा, SC और ST के अलावा वे कौन लोग हैं जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं। 1953 में काका कालेकर आयोग बनाया गया। आयोग ने पिछड़े वर्गों की पहचान करने की कोशिश, लेकिन उसकी सिफारिशें व्यापक रूप से लागू नहीं हुई। इसके बाद 1979 में एक और महत्वपूर्ण आयोग बना, नाम था मंडल आयोग। अध्यक्ष थे BP मंडल। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट दी। उसने OBC यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की सिफारिश की। सरकारी स्रोतों के अनुसार मंडल आयोग ने 3743 जातियों को OBC के रूप में चिन्हित किया और 1931 की जनगणना के आधार पर OBC आबादी का अनुमान लगभग 52% लगाया, लेकिन रिपोर्ट आई और वर्षों तक लागू नहीं हुई। पार्ट 6, 1990 में मंडल ने देश की राजनीति बदल दी। फिर आया 1990। प्रधानमंत्री BP सिंह की सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार की नौकरियों में OBC के लिए 27% आरक्षण लागू करने की घोषणा की और इसके बाद देश में जबरदस्त विरोध शुरू हुआ। एक तरफ पिछड़े वर्गों के लोगों ने कहा हमें हमारा प्रतिनिधित्व चाहिए, दूसरी तरफ कई छात्र और समान वर्ग के युवाओं ने कहा हमारी मेरिट का क्या होगा। देश के विश्वविद्यालयों और सड़कों पर आंदोलन हुए, आत्मदाह की घटनाएं तक हुई। यानी आरक्षण पहली बार इतने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय सामाजिक संघर्ष का केंद्र बन गया। पार्ट 7, फिर आया सुप्रीम कोर्ट इंदिरा साहनी केस। अब कहानी पहुंचती है 1992 पर। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की संविधान पीठ ने इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में बड़ा फैसला दिया। 27% OBC आरक्षण को संवैधानिक आधार मिला।
लेकिन साथ में कई महत्वपूर्ण सीमाएं भी तय हुई। सबसे चर्चित 50% की सीमा, दूसरा क्रीमी लेयर अर्थात ओबीसी के भीतर सामाजिक रूप से अपेक्षाकृत आगे निकल चुके वर्गों को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने का सिद्धांत। सरकार भी ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर को लागू करती है और यहीं से आरक्षण की बहस और जटिल हो गई, क्योंकि अब सवाल था, अगर एक ही ओबीसी वर्ग में कोई परिवार पीढ़ियों से सरकारी पदों पर है, शिक्षित है और आर्थिक सामाजिक रूप से मजबूत है, तो क्या उसे भी उसी तरह आरक्षण मिलना चाहिए जैसे सबसे पिछड़े व्यक्ति को? यही क्रीमी लेयर की बहस है। पार्ट 8, 50% का मतलब क्या है? तो आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए किसी सरकारी भर्ती में 100 सीटें हैं। लंबे समय तक न्यायपालिका की व्याख्या में यह सिद्धांत बना कि सामान्य परिस्थितियों में आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए, यह कोई साधारण गणित का नियम नहीं है कि पूरे भारत में हर जगह हमेशा ठीक 50% ही आरक्षण होगा। राज्यों की अपनी व्यवस्थाएं हैं, कुछ राज्यों में अलग परिस्थितियों और संवैधानिक कानूनी प्रावधान है। तमिलनाडु में 69% आरक्षण का उदाहरण सामने आता है। इसलिए 50% की सीमा को समझते समय केंद्र और राज्य की अलग अलग व्याख्याओं को भी देखना जरूरी है। पार्ट 9, आरक्षण सिर्फ नौकरी तक सीमित नहीं रहा। अब एक और बदलाव आया। SC/ST के लिए पदोन्नति में आरक्षण को लेकर संविधान में 77वां संशोधन 1995 के जरिए आर्टिकल 16(4)(a) जोड़ा गया। फिर बैकलॉग वैकेंसीज के लिए 81वां संशोधन आया। 82वें संशोधन में SC/ST के कर्मचारी के प्रमोशन में क्वालिफाइंग मार्क्स और स्टैंडर्ड में रिलैक्सेशन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किया। 85वें संशोधन ने कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी में संबंधित प्रावधान को संशोधित किया। यानी सरकारें और संसद लगातार न्यायपालिका के फैसलों तथा सामाजिक मांगों के बीच संतुलन बनाने के लिए आरक्षण व्यवस्था में बदलाव करती रही। पार्ट 10, शिक्षा में ओबीसी आरक्षण। अब सवाल आया, अगर नौकरी में ओबीसी को आरक्षण है तो उच्च शिक्षा में क्यों नहीं? 2006 के सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट रिजर्वेशन एक्ट के जरिए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी का आरक्षण का रास्ता मजबूत हुआ। इसके बाद IIT, IIM और अन्य केंद्रीय संस्थानों में ओबीसी आरक्षण लागू हुआ। लेकिन यहाँ भी विवाद हुआ। क्या इससे जनरल कैटेगरी की सीटें कम होंगी? क्या इसमें मेरिट प्रभावित होंगी? या फिर पहले से वंचित समूह को हायर एजुकेशन में प्रवेश मिलेगा? यही दो दृष्टिकोण आज तक आमने सामने हैं। पार्ट 11, फिर आया EWS आरक्षण में एक नया अध्याय। अब कहानी में एक ऐतिहासिक मोड़ आता है। 2019 में संविधान का 103वां संशोधन हुआ। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी EWS के लिए अधिकतम 10% आरक्षण का संवैधानिक रास्ता बनाया गया और यह SC/ST और OBC NCL से अलग श्रेणी के रूप में बनाया गया। इसका मतलब क्या हुआ? पहली बार आर्थिक कमजोरी को एक स्वतंत्र आरक्षण आधार के रूप में संविधान में जगह मिली। सरकार ने स्पष्ट किया कि EWS आरक्षण आर्टिकल 15(6) और 16(6) के तहत SC/ST OBC आरक्षण से अलग है। पार्ट 12, लेकिन क्या 50% की सीमा टूट गई? यहीं से एक और बड़ा कानूनी सवाल उठा। अगर SC+ST+ OBC का आरक्षण 50% तक है और उसके ऊपर EWS के लिए 10% है, तो कुल संख्या 60% के आसपास पहुंच सकती है। तो क्या 50% की सीमा का क्या हुआ? मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2022 में जनहित अभियान मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 103वें संविधान संशोधन और EWS आरक्षण को बरकरार रखा। इससे आरक्षण व्यवस्था में एक नया संवैधानिक अध्याय जुड़ा। पार्ट 13, अब एक और सवाल, क्या आरक्षण का लाभ सबसे जरूरतमंद तक पहुंच रहा है? यहीं से सब कैटेगराइजेशन की बहस आती है। मान लीजिए ओबीसी की 100 सीटें हैं, लेकिन ओबीसी के भीतर 20 जातियां ऐसी हैं जिनको ज्यादातर लाभ मिल रहा है। कुछ बेहद पिछड़ी जातियां लगातार पीछे हैं। तो सवाल उठता है, क्या पूरे ओबीसी को एक ही टोकरी में रखना उचित है? इसलिए ओबीसी के भीतर सब कैटेगराइजेशन की बहस शुरू हुई। सरकार ने 2017 में रोहिणी आयोग बनाया था ताकि ओबीसी के भीतर आरक्षण के लाभ के असमान वितरण का अध्ययन किया जा सके। सरकार ने संसद में भी सब कैटेगराइजेशन के मुद्दे का उल्लेख किया है। पार्ट 14, SC के भीतर भी यही सवाल उठा। 2024 में सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले ने SC के भीतर सब क्लासिफिकेशन के सवाल पर बड़ा फैसला दिया। यानी राज्य यह विचार कर सकता है कि SC की सूची के भीतर भी जो समूह सबसे ज्यादा वंचित है, उन्हें अधिक लक्षित लाभ कैसे मिले। यह सवाल बहुत संवेदनशील है, क्योंकि ये एक पक्ष कहता है अगर आरक्षण का लाभ सबसे पिछले तक नहीं पहुंच रहा है तो अंदर की असमानता को ठीक करना जरूरी है। दूसरा पक्ष कहता है SC एक संवैधानिक श्रेणी है, उसके भीतर विभाजन से सामाजिक एकता और प्रतिनिधित्व प्रभावित हो सकता है। यानी आरक्षण के भीतर भी अब एक नई बहस है, आरक्षण किसे मिले और कितना मिले। पार्ट 15, क्रीमी लेयर सिर्फ ओबीसी में क्यों? यह भी एक बड़ा सवाल है। ओबीसी में क्रीमी लेयर का सिद्धांत लागू है, लेकिन लंबे समय तक SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने 2020 में संसद में स्पष्ट कहा था SC/ST रिजर्वेशन में उस समय क्रीमी लेयर की कोई अवधारणा नहीं थी। यहीं से आज की एक बड़ी बहस निकलती है। कुछ लोग कहते हैं
अगर किसी परिवार को आरक्षण का लाभ कई पीढ़ियों से मिल रहा है और वह आर्थिक सामाजिक रूप से काफी आगे निकल चुका है, तो अगली पीढ़ी को भी वही लाभ क्यों? दूसरी तरफ SC/ST समुदायों का एक बहुत बड़ा तर्क है, जातिगत भेदभाव केवल पैसा कमाने से खत्म नहीं हो जाता और यही असली विवाद है। क्या आर्थिक सफलता सामाजिक भेदभाव को खत्म कर देती है? इसका जवाब हर व्यक्ति अलग तरीके से देता है। पार्ट 16। अब आइए आज के जंतर मंतर पर, और अब कहानी पहुंचती है अगस्त 2026। 21-22 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण के खिलाफ या सुधार की मांग को लेकर बड़ा प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में यह विचार था कि सरकारी सहायता और आरक्षण में आर्थिक स्थिति को अधिक महत्व दिया जाए। कुछ प्रदर्शनकारियों ने क्रीमी लेयर, SC/ST OBC नीतियों में बदलाव और SC/ST एक्ट को लेकर भी मांगे उठाई। दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति से इनकार किया और रामलीला मैदान में सीमित संख्या में प्रदर्शन की अनुमति दी गई थी, लेकिन बड़ी संख्या में लोग जंतर मंतर की ओर पहुंचे। इसके बाद पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती हुई और 50 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिए जाने की खबर सामने आई। पार्ट 17। विरोध करने वालों की बात क्या है? हमें उनके तर्क को भी ईमानदारी से समझना होगा। उनका कहना है, अगर 2 गरीब बच्चे हैं और दोनों आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो सिर्फ उनकी जात के आधार पर दोनों को अलग अलग अवसर क्यों? एक उदाहरण समझिए। 2 विद्यार्थी हैं, राहुल और अमन। दोनों गरीब परिवार से आते हैं, दोनों के माता पिता मेहनत मजदूरी करते हैं, दोनों की पढ़ाई मुश्किल से चल रही है। एक को जाति आधारित आरक्षण का लाभ मिल सकता है, दूसरे को नहीं। तो सवाल उठता है, गरीबी की पीड़ा जात देखकर तो आती नहीं है। यही आर्थिक आधार की मांग का सबसे मजबूत तर्क है। पार्ट 18। लेकिन आरक्षण समर्थकों का जवाब क्या है? अब दूसरा पक्ष सुनिए। वो कहते हैं, गरीबी और सामाजिक भेदभाव एक ही चीज नहीं है। एक गरीब व्यक्ति को आर्थिक मदद चाहिए, लेकिन किसी ऐसे समुदाय जिसने पीढ़ियों तक शिक्षा, मंदिर, कुएं, सार्वजनिक स्थान, प्रशासन या सामाजिक सम्मान तक पहुंच में भेदभाव झेला हो, उसके लिए समस्या केवल पैसा नहीं है। इसलिए उनका तर्क है, गरीबी के लिए स्कॉलरशिप, फी वेवर, मुफ्त कोचिंग और आर्थिक सहायता दीजिए। लेकिन सामाजिक और प्रतिनिधित्व की असमानता के लिए रिजर्वेशन की जरूरत अलग है। यानी उनके अनुसार गरीबी का इलाज वेलफेयर है और ऐतिहासिक सामाजिक एक्सक्लूजन का एक जवाब अफर्मेटिव एक्शन है। पार्ट 19। दलित समाज की प्रतिक्रिया। अब सबसे संवेदनशील हिस्से पर आते हैं। जब कोई आंदोलन कहता है आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो SC/ST समुदाय के लोग इसे सिर्फ नौकरी की सीट का सवाल नहीं मानते, वो इसे अपने संवैधानिक सुरक्षा कवच से जोड़कर देखते हैं। क्यों? क्योंकि उनका तर्क है, अगर सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, तो आरक्षण कैसे खत्म किया जा सकता है? इसलिए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने 22 अगस्त 2026 को कहा था कि आरक्षण संवैधानिक अधिकार है और इसे खत्म करने की मांग का विरोध किया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि पहले जाति व्यवस्था और जातिगत भेदभाव खत्म होना चाहिए। पार्ट 20। OBC समाज का सवाल अलग है। OBC समाज की बहस भी एक जैसी नहीं है। कुछ OBC कहते हैं, हमारे लिए आरक्षण जरूरी है क्योंकि सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन अभी भी मौजूद है। लेकिन OBC के भीतर ही कुछ समूह कहते हैं, आरक्षण का लाभ कुछ मजबूत जातियों तक ज्यादा पहुंच गया है, इसलिए OBC के भीतर सब कैटेगराइजेशन की मांग भी उठती रही है। यानी अब सवाल सिर्फ आरक्षण चाहिए या नहीं रहा। सवाल यह भी है, आरक्षण के भीतर किसे कितना लाभ मिला। पार्ट 21। सामान्य वर्ग की शिकायत। अब सामान्य वर्ग के उस युवा को भी समझिए जो परीक्षा देता है। वह कहता है, मैंने भी मेहनत की है, मैं भी गरीब हूँ, मेरे परिवार में भी कोई बड़ा अधिकारी नहीं है, मेरे पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं, फिर सिर्फ मेरी जाति के कारण मेरे अवसर कम क्यों हों? यह शिकायत भी वास्तविक है और इसे सिर्फ आरक्षण विरोध कहकर खारिज कर देना, इस बहस को छोटा कर देना होगा। क्योंकि कंपटीशन की दुनिया में युवा का सवाल सीधा है, मुझे अवसर कब मिलेगा। पार्ट 22। लेकिन दूसरी तरफ SC/ST OBC युवा का भी सवाल उतना ही सीधा है। वह कहता है, मेरे पिता और दादा को पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। अगर आज मुझे आरक्षण के जरिए पहली बार यूनिवर्सिटी में प्रवेश मिलता है, तो क्या यह किसी की मेहनत छीनना है या मेरे परिवार को उस दौड़ में लाना है जिसमें बाकी लोग पहले से दौड़ रहे थे? यही वह जगह है जहां आरक्षण की बहस भावनात्मक हो जाती है, क्योंकि दोनों तरफ युवा हैं, दोनों मेहनत कर रहे हैं, दोनों भविष्य चाहते हैं, दोनों को लगता है कि उसके साथ न्याय होना चाहिए। पार्ट 23। सरकारों का स्टैंड क्या रहा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, केंद्र सरकारों ने अलग अलग समय में आरक्षण को खत्म करने के बजाय उसे अलग अलग तरीके से संशोधित किया है। मंडल को लागू किया गया, OBC क्रीमी लेयर आया, SC/ST प्रमोशन रिजर्वेशन के लिए संविधान संशोधित हुआ, OBC एजुकेशन रिजर्वेशन आया, EWS आया, OBC सब कैटेगराइजेशन पर आयोग बना, SC के भीतर सब क्लासिफिकेशन पर न्यायपालिका ने रास्ता खोला। यानी पिछले कई दशकों का इतिहास यह बताता है कि सरकारों ने आरक्षण को समाप्त करने की बजाय उसके दायरे, श्रेणियां और लाभ के वितरण में बदलाव किए हैं। वर्तमान केंद्र सरकार की तरफ से भी आरक्षण समाप्त करने का कोई सामान्य संवैधानिक कार्यक्रम घोषित नहीं है।
इसके उलट 22 अगस्त 2026 को सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठौले ने सार्वजनिक रूप से आरक्षण को संवैधानिक अधिकार बताया। पार्ट 24। तो असली सवाल क्या है? अब जरा पूरी कहानी को एक लाइन में समझिए। भारत ने आरक्षण इसलिए शुरू किया क्योंकि समाज में समान अवसर की शुरुआत समान स्थिति में नहीं हो रही थी। फिर ओबीसी आया, फिर क्रीमी लेयर आया, फिर 50% की न्यायिक सीमा आई, फिर प्रमोशन रिजर्वेशन आया और फिर एजुकेशनल रिजर्वेशन बढ़ा, फिर ईडब्ल्यूएस आया, फिर सब कैटेगराइजेशन की बहस आई। और अब सवाल है, क्या 70-75 साल पुरानी व्यवस्था को आज के भारत की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार और बेहतर बनाया जाए? यही असली प्रश्न है। पार्ट 25। आरक्षण हटे या सुधरे? अब यहाँ कोई ईमानदार व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि सिर्फ एक लाइन में पूरा समाधान मिल जाएगा। एक पक्ष कहता है आरक्षण खत्म करो, दूसरा कहता है आरक्षण बचाओ, लेकिन शायद असली बहस इन दोनों नारों के बीच है। क्या हम कह सकते हैं आरक्षण रहे, लेकिन उसका लाभ वास्तव में सबसे जरूरतमंद तक पहुंचे? ओबीसी में क्रीमी लेयर की समीक्षा हो, अत्यंत पिछड़े समूहों तक लाभ पहुंचे, SC/ST के भीतर भी वास्तविक वंचित समूहों की स्थिति पर डेटा आधारित अध्ययन हो, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए स्कॉलरशिप और कोचिंग बढ़े, सरकारी स्कूल और हायर एजुकेशन की सीटें बढ़े, नौकरियां बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण के कारण समाज के अलग अलग वर्ग एक दूसरे के दुश्मन न बने। सबसे बड़ा सवाल। अब अंत में एक कहानी। मान लीजिए एक दौड़ है, कुछ लोग दौड़ में पैदा होते ही 100 मीटर आगे खड़े हैं, कुछ लोग 50 मीटर पीछे, कुछ लोग 100 मीटर पीछे और कुछ लोगों के पैरों में बेड़ियां हैं। अब सरकार कहती है सब दौड़ो, लेकिन जो पीछे है वह पूछता है मेरी शुरुआती लाइन कौन ठीक करेगा, और जो आगे खड़ा है वह पूछता है मेरी क्या गलती है। दोनों सवाल गलत नहीं है। समस्या तब शुरू होती है जब हम एक दूसरे के सवाल सुनना बंद कर देते हैं। आरक्षण की बहस इसलिए केवल संविधान की बहस नहीं है, यह भारत के उस सवाल की बहस है कि हम बराबरी को कैसे परिभाषित करते हैं। क्या बराबरी का मतलब है सबको बिल्कुल एक जैसा देना, या बराबरी का मतलब है जिसे शुरुआत में कम मिला उसे इतना सहारा देना कि वह भी उसी दौड़ में खड़ा हो सके? और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या एक दिन ऐसा भारत बनाया जा सकता है जहां जात किसी अवसर की जरूरत की ना रहे? और अगर हाँ, तो उस दिन आरक्षण की जरूरत कम हो सकती है। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए केवल आरक्षण पर बहस काफी नहीं है। हमें चाहिए बेहतर स्कूल, बेहतर शिक्षा, ज्यादा रोजगार, समान सामाजिक सम्मान, कानून का निष्पक्ष पालन और सबसे जरूरी जात से ऊपर उठकर इंसान को देखने की आदत। क्योंकि आखिरकार आरक्षण की पूरी कहानी किसी एक जात की जीत या किसी दूसरी जात की हार की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो सदियों की असमानता से निकलकर समान अवसर की तलाश कर रहा है। और आज जंतर मंतर से उठी आवाज हो या आरक्षण के समर्थन में उठी आवाज, लोकतंत्र में दोनों को सुनना जरूरी है। क्योंकि लोकतंत्र का मतलब सिर्फ अपनी बात कहना नहीं, दूसरों की बात सुनना भी है। और शायद भारत के आरक्षण विवाद का सबसे बड़ा समाधान भी यहीं छिपा है। ना अंधा समर्थन, ना अंधा विरोध, बल्कि तथ्य, आंकड़े, संवैधानिक मूल्य और इंसाफ के आधार पर सुधार। यही बहस भारत को आगे ले जा सकती है। जय हिंद, जय भारत।